डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमपी बोर्ड क्लास 12th का जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है ए फादर्स लेटर, ये लेसन की समरी आपको समझाऊंगा। हिंदी में सारा पार्ट आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ये जो लेसन है ये इसके राइटर हैं विलियम हेज़लिट। विलियम हेज़लिट बहुत बड़े लेखक माने गए हैं। तो लेसन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको इस लेसन की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं हिंदी में। तो ये जो लेसन है ये इसमें एक पिता द्वारा अपने पुत्र को एक पत्र लिखा गया है। पिता द्वारा यह पत्र उस समय लिखा गया है जब उसका पुत्र स्कूल में प्रवेश ले रहा है। पिता ने अपने पुत्र को इस पत्र में अनेक शिक्षाप्रद बातें कही हैं। पत्र में सदैव आशावान रहने की सीख दी गई है। जिन स्थितियों को आप बदल नहीं सकते उन्हें सहन करने की सीख दी गई है। यह भी शिक्षा दी गई है कि कभी भी भविष्य को खराब मानकर नहीं चलना चाहिए। दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। पहले से ही किसी के बारे में अपने विचार नहीं बना लेना चाहिए। उनमें निहित बुराइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। दूसरों के कष्ट में आनंद नहीं उठाना चाहिए। हमें दुनिया से उतना सब प्राप्त करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होता है। सच्चा गुण ही सच्ची बुद्धिमानी है। जीवन की चुनौतियों व कष्टों का सामना करो, वह भी बिना शिकायत के। तो ये इस संपूर्ण पार्ट का एक समरी है शॉर्ट फॉर्म में। अब मैं आपको जो इसके राइटर हैं विलियम हेज़लिट, क्योंकि ये बहुत ही प्रख्यात राइटर हुए हैं तो इनका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, जीवन परिचय। William Hazlitt was an English essayist, drama and literary critic, painter, social commentator and philosopher. ये एक इंग्लिश एसेइस्ट थे। एसेइस्ट मतलब निबंधकार, और ड्रामा भी लिखते थे, पेंटर भी थे और एक दार्शनिक भी थे। He is now considered one of the greatest critics and essayists in the history of the English language। और आज उन्हें बहुत ही महान क्रिटिक्स मतलब आलोचक और एक निबंधकार के रूप में इनको इंग्लिश लैंग्वेज के संबंध में इतिहास में इनका नाम दर्ज है, इन्हें जाना जाता है। प्लेस्ड इन दी कंपनी ऑफ सैमुअल जॉनसन एंड जॉर्ज ऑरवेल। ये सैमुअल जॉनसन और जॉर्ज ऑरवेल उनके समकालीन थे। इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1778 को मेडस्टोन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में, और इनकी मृत्यु हुई थी 18 सितंबर 1830 सोहो, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। इनकी जो स्पाउस वाइफ का नाम है वो साराह स्टोडर्ट है साराह स्टोडर्ट हेज़लिट। ये भी एक लेखिका थी और ये जो भी लिखते थे उस पर विलियम शेक्सपियर और सैमुअल टेलर कॉलरिज का प्रभाव था। तो ये राइटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन। तो जो ये लेसन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये बुक ओपन करें, लेसन नंबर 3, फर्स्ट पेज निकाल के रखें इसका। इसमें जो बॉक्स में दिया हुआ है, एट व्हाट स्टेज डज ए चाइल्ड नीड्स द पेरेंट्स एडवाइस द मोस्ट। इसमें बॉक्स में जो दिया हुआ है उसका अर्थ है कि बच्चे को किस एज में, किस अवस्था में, जब वो कौन सी एज है जब उसे अपने पेरेंट्स के एडवाइस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो स्टार्ट करते हैं। माय डियर लिटिल फेलो,
राइटर अपने बच्चे से, बेटे से बात कर रहा है, उसको लिखा है उसने, माई डियर लिटिल फेलो, मेरे प्रिय बेटे या पुत्र, यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल, तुम अब स्कूल में सेटल होने जा रहे हो, एंड मे कंसिडर दिस एज योर फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड, और ये तुम्हारा दुनिया में पहला प्रवेश है। एज माई हेल्थ इज़ सो इंडिफरेंट, मेरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब इन्होंने ये लिखा था विलियम हेजलिट ने, तब वो एक बड़ी बीमारी से ग्रस्त थे, कैंसर की बीमारी से ग्रस्त थे, जिससे कि उनका बाद में निधन हुआ था इसी बीमारी की वजह से। तो जब वो बीमार थे तब उन्होंने अपने पुत्र को ये लिखा था। एज माई हेल्थ इज़ सो इंडिफरेंट, मेरा जो स्वास्थ्य है वो कुछ अलग तरह का है। एंड आई मे नॉट बी विथ यू लॉन्ग, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं होऊंगा। आई विश टू लीव यू सम एडवाइस, मैं तुम्हें कुछ सलाह तुम्हारे लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। द बेस्ट आई कैन, जो भी अच्छी सलाह मैं दे सकता हूँ। फॉर योर कंडक्ट इन लाइफ, जिससे कि तुम्हें अपने जीवन में कैसा आचरण करना है वो उसमें तुम्हें काम आएंगी। बोथ दैट इट मे बी ऑफ यूज टू यू, मतलब दोनों ही तरह की जो कि तुम्हारे काम आ सकती हैं। एंड एज समथिंग टू रिमेंबर मी, भाई, और जिनकी वजह से तुम मुझे याद भी करोगे। आई मे एट लीस्ट बी एबल टू कॉशन यू अगेंस्ट माई ओन एयर्स इफ़ नथिंग एल्स। इससे क्या होगा कि अगर कुछ ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो तुम्हें लाभ होगा ही कि जिन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ तुम्हें उनके प्रति सावधान कर दूँ। एज वी वेंट अलॉन्ग to your new place of destination, you often repeated that you dare say that they were a set of stupid, disagreeable people, meaning the people at the school. जब हम तुम्हारे जो नए स्कूल हम जा रहे थे, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो तुमने वहाँ पर ये देखा कि वहाँ पर बहुत से स्टूपिड, डिसएग्रीवेबल पीपल, मतलब उद्दंड और ऐसे लोग जिनके साथ कभी तुम्हारी बन नहीं सकती, इस तरह के लोग तुम्हें वहाँ पर मिले। यू वेयर टू ब्लेम इन दिस, इट इज़ ए गुड ओल्ड रूल टू होप फॉर द बेस्ट। ये एक पुराना नियम होता है कि हम हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। ऑलवेज माई डियर, हमेशा। बिलीव थिंग्स टू बी राइट टिल यू फाइंड देम टू द कॉन्ट्ररी, एंड इवन देन, हमेशा चीज़ों को अच्छा ही समझो। नेक्स्ट पेज पर आइए। Irritating yourself against them, endeavor to put up with them as well as you can if you cannot alter them। तो जो भी परिस्थिति आती है उनमें अपना जो भी अच्छा ढूंढ सकते हो वो ढूंढो। You said you were sure you should not like the school where you were going, और तुमने कहा था कि तुम इस बात के प्रति श्योर हो, निश्चित हो कि तुम्हें वो स्कूल पसंद नहीं आएगा। दिस वाज रॉन्ग, ये गलत था। वाट यू मीन्ट वाज दैट यू डिड नॉट लाइक टू लीव होम, इससे ये पता चल रहा था कि तुम घर को छोड़ना नहीं चाहते हो। वट यू कैनॉट टेल वेदर यू शुड लाइक द स्कूल और नॉट टिल यू हैड गिवन इट ए ट्रायल, लेकिन तुम जब तक उस चीज़ का ट्रायल नहीं लोगे, उससे स्कूल जाकर उसको अनुभव नहीं करोगे, तब तक ये कैसे कह सकते हो कि वो एक अच्छी जगह है या नहीं है। अदरवाइज योर सेइंग दैट यू शुड नॉट लाइक इट वाज डिटरमिनिंग दैट यू वुड नॉट लाइक इट। नहीं तो तुमने जैसे कहा कि
तुम उसे पसंद नहीं करोगे तो तुमने पहले से ही अपना मन बना लिया था. Never anticipate evils, or because you cannot have things exactly you wish, make them out worse than they are through mere spite and willfulness. मतलब कि जो भी चीज़ तुम्हारी इच्छा के हिसाब से तुम्हारे मन मुताबिक नहीं मिलती है, तुम्हें नहीं प्राप्त होती है, तो उसको ये मत मानो कि वो चीज़ बुरी है. You seemed at first to take no notice of your school fellows, or rather to set yourself against them because they were strangers to you. तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि तुम्हारे जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र थे, साथी थे, तुम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते थे और तुमने अपने आप को उनके विरुद्ध बना लिया था मन ही मन में, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अजनबी थे. They knew as little of you as you did of them. वो तुम्हारे बारे में उतना ही कम जानते थे जितना कि तुम उनके बारे में कम जानते थे. So this would have been a reason for their keeping aloof from you as well, which you would have felt as a hardship. क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अजनबी थे, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को एक दूसरे से दूर रख रहे थे, है ना, जिस वजह से परेशानी आ रही थी. लर्न नेवर टू कंसीव ए प्रीजुडिस अगेंस्ट अदर्स बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ देम. ये सीखने की कोशिश करो कि जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं या किसी को जान नहीं पाए, समय नहीं दिया जानने के लिए, तब तक उनके बारे में अपने विचार नहीं बनाना चाहिए. इट इज़ बैड रीजनिंग एंड मेक एनिमीज़ ऑफ हाफ द वर्ल्ड. ये एक गलत कारण है और इसी वजह से आधी दुनिया में शत्रु बनते हैं. डू नॉट थिंक इल ऑफ देम. कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए. टिल दे हैव बिहेव्ड इल टू यू. जब तक कि किसी ने तुम्हारे प्रति गलत व्यवहार नहीं किया है, तब तक उनके बारे में हमें गलत विचार मन में नहीं लाना चाहिए. And then strive to avoid the faults which you see in them. This will disarm their hostility sooner than pique or resentment or complaint. तो अगर हम किसी के बारे में पहले से ही गलत विचार नहीं बनाएंगे तो हमें उनकी कोई भी बात अटपटी नहीं लगेगी. I thought you were disposed to criticize the dress. I thought you were disposed to criticize the dress of some of the boys as not so good as your own. मुझे लगा कि कुछ बच्चे जो ड्रेस पहने हुए थे वो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि तुम्हारी ड्रेस उनके मुकाबले ज़्यादा अच्छी थी. तो तुम never despise anyone for anything that he cannot help, least of all for his poverty. कभी भी किसी की गरीबी की आलोचना मत करो. उसके बारे में, अगर कोई गरीब है तो उसके बारे में गलत मत सोचो. गरीब है तो है, वो इसमें कोई भी, तुम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो फिर उसकी आलोचना मत करो, गलत विचार मत लाओ. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. I would wish you to keep up appearances yourself as a defense against the idle sneers of world. मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जो भी अपीयरेंस है, पहनावा, जिस तरह के दिखते हो, दिखना चाहिए, वो इस तरह का बनाओ कि वो तुम्हारे लिए एक सुरक्षा चक्र पैदा करे. But I would not have you value yourself upon them. लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम उसी अपनी अपीयरेंस को ही सबसे ज़्यादा वैल्यू दो. I hope you will neither be the dupe nor victim of
vulgar prejudices. और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम पहले से ही इस तरह की जो ख्यालात हैं इनके प्रति इनको अपने आचरण में नहीं लाओगे. Instead of saying above, never despise anyone for anything that he cannot help. I might have said, never despise anyone at all. कभी किसी के बारे में भी गलत विचार मत लाओ, किसी के बारे में भी अपनी विचारधारा पहले से ही मत बनाओ जिसमें कि तुम उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते हो या वो भी स्वयं की मदद नहीं कर सकता है. For contempt implies a triumph over and pleasure in the ill of another. It means that you are glad and congratulate yourself on their failings or misfortunes. The sense of inferiority in others without this indirect appeal to our self-love is a painful feeling and not an exulting one. मतलब ये जो है इससे क्या होगा कि तुम स्वयं पर ही आत्ममुग्ध हो और अपने ही जो भी मिसफॉर्च्यून है, जिस भी तुम फेल हो रहे हो, असफल हो रहे हो, उस पर खुद ही को शाबाशी देने के समान होगा. Your complaint since that the boys laugh at you and do not care about you and that you are not treated as you were at home. तुम जैसे कि जो कंप्लेंट कर रहे थे कि बच्चे तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और वो तुम्हारी कोई केयर नहीं करते हैं, तो और जैसे कि तुम्हारी घर में देखभाल होती है वैसी देखभाल यहाँ नहीं हो पा रही है, तो इसकी शिकायत नहीं होनी चाहिए. My dear, that is one chief reason for your being sent to school. यही एक मुख्य कारण रहा कि तुम्हें स्कूल भेजा जा रहा है या भेजा गया. To inure your betimes to the unavoidable roughs and uncertain reception you may meet with in life. ये इसलिए तुम्हें स्कूल भेजा गया ताकि तुम इस तरह के वातावरण में रहो और उन अनुभव से गुजरो जो आगे चलकर तुम्हें इस जीवन में मिलने वाले हैं. You cannot always be with me. तुम हमेशा मेरे साथ नहीं हो सकते. And perhaps it is as well that you cannot. But you must not expect others to show the same concern about you as I should. लेकिन तुम किसी अन्य को उसी तरह की चिंता करने के लिए नहीं सोच सकते. मतलब कि जैसी चिंता मैं तुम्हारी करता हूँ वैसी चिंता कोई और नहीं करेगा. You have hitherto been a spoiled child and have been used to have your own way a good deal both in the house and among your playfellows, with whom you were too fond of being a leader. But you have good nature and good sense and will get the better of this in time. यहाँ पर स्कूल में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी में खराबी होंगी, किसी में अच्छे गुण भी होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे नेचर वाले बच्चे हो और तुम्हारा व्यवहार भी अच्छा है और समय के साथ साथ ये और अच्छा होता जाएगा. You have now got among other boys who are your equals or bigger and stronger than yourself and who have something else to attend to besides humoring
योर हिम्स एंड फैंसीज। यहाँ पर तुम उन बच्चों में हो, उन बच्चों के बीच हो जो तुम्हारे बराबरी के हैं, जो तुमसे बड़े भी हैं, जो तुमसे ताकतवर भी हैं। But the first lesson to learn is that there are other people in the world besides yourself. यहाँ पर जो एक शिक्षा लेने वाली बात है वो ये है कि यहाँ दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पीछे खड़े हुए हैं। There are a number of boys in the school where you are. जिस स्कूल में तुम हो वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं whose amusement and pursuits are and ought to be as much consequence to them as yours can be to you, and to which therefore you must give way in your turn. The more years of childish self-importance you give yourself, you will only expose yourself to be the more thwarted and laughed at. तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और इस जगह पर जितना ज़्यादा तुम स्वयं को सेल्फ इम्पोर्टेंस दोगे उतने ही ज़्यादा तुम्हारे ऊपर लोग हंसेंगे। ट्रू इक्वालिटी इज़ द ओनली ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम। इस ट्रू इक्वालिटी मतलब कि फिर ऐसी जगह पर हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम सभी बच्चों, जैसे वहाँ पर बच्चे हैं तो हम सभी के बीच के एक ऐसे लगें कि हम उन्हीं के बीच में से हैं। तो यही बुद्धिमानी वाली बात होगी। रिमेंबर ऑलवेज दैट यू आर बट one among others and you can hardly mistake your place in society. In your father's house you might do as you pleased. अपने पिता के घर में तुम जो भी चाहते हो वो कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम कर सकते हो। In the world you will find competitors at every turn. और जबकि दुनिया में तुम्हें हर तुम्हारे कदम पर तुम्हें तुम्हारा कंपटीटर मिलेगा जो तुमसे कंपटीशन करेगा। यू आर नॉट बॉर्न ए किंग्स सन। तुम एक राजा के बेटे की तरह पैदा नहीं हुए हो टू डिस्ट्रॉय और डिक्टेट टू मिलियंस, जो कि किसी को भी विध्वंस कर सकता है और किसी के ऊपर रूल कर सकता है, मिलियंस लोगों के ऊपर जो राज कर सकते हैं। इस तरह के राजा के बेटे नहीं हो। You can only expect to share their fate or settle your differences amicably with them. तुम जो कर सकते हो वो ये कि तुम जो जिन बच्चों के साथ पढ़ रहे हो उनके साथ अपना सुख दुख बांटो, अपने भाग्य को बांटो और उनके साथ सेटल हो जाओ। You already find it so at school. तुमने ऐसा सब कुछ स्कूल में तुम ढूंढ चुके हो, तलाश चुके हो। एंड आई विश यू टू बी रिकन्सील्ड टू योर सिचुएशन। और मैं चाहता हूँ कि जो परिस्थिति स्कूल में तुम्हें मिली है उसमें तुम अपने आप को ढाल लो। एज सून एंड विद एज लिटिल पेन एज यू कैन। बहुत जल्द ऐसा तुम कर लो, अपने आप को बच्चों के साथ स्कूल में ढाल लो जितना जल्दी हो सके। इससे तुम्हें जो दुख है, जो दर्द है वो भी कम होगा। योर अफेक्शनेट फादर विलियम हैज़लेट। तुम्हारे पिता विलियम हैज़लेट। तो स्टूडेंट्स ये लेसन कंप्लीट हो गया है, समरी। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स का होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि ठीक से ये समझ में आ जाए। वैसे मैंने जो समरी बताई है वही इसका मूल अर्थ है, आधार है, वही इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। संपूर्ण पाठ का वही अर्थ एक निकल रहा है। तो उस समरी को भी बार बार देख लें, सुन लें। तो जो भी सब्सक्राइबर, जो व्यूअर्स जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.